जय हिंद। देखिए, हम देखते हैं एयर इंडिया की शुरुआत कैसे हुई और एयर इंडिया से गवर्नमेंट ने कैसे एयर इंडिया को टाटा से ले लिया और वापस टाटा को ये एयर इंडिया सौंप दी गई। और टाटा दुनिया की सबसे बड़ी एयरलाइन डील करके विस्तारा और एयर इंडिया को मर्ज कर रहा है। इससे क्या इफेक्ट पड़ने वाला है? भारतीय एयर इंडस्ट्री जो होती है वो 1932 में इसकी शुरुआत होती है, जो कराची से हवाई जहाज से उड़ान भरती है और मुंबई तक आती है। इस जहाज को उड़ा रहे थे JRD टाटा। इन्हें फादर ऑफ इंडियन एविएशन के नाम से जाना जाता है। यह कराची से मुंबई डाक लेके चिट्ठी लेकर पहुंची थी। उसके बाद अंग्रेजों ने, उस समय JRD टाटा के पास एविएशन फ्लाइट उड़ाने का पायलट का सर्टिफिकेट था, इसलिए इनको अनुमति दे दिया गया और इस तरह से नींव पड़ी भारतीय एविएशन की। आज़ादी से पहले हमारे यहाँ वायु परिवहन प्रारंभ हो गए थे और देखते देखते टाटा अपनी बुलंदियां छूते गया और उस समय टाटा एयरलाइंस दुनिया की सबसे बेहतरीन सेवा देने वाली एयरलाइंस में हो गई थी। खुद JRD टाटा सफर किया करते थे और अगर कोई भी कमियां होती थी तो वो खुद उसको दूर करते थे। वो खुद एक पायलट थे और टाटा एयरलाइंस उस समय की सबसे बेहतरीन एयरलाइन हो गई। लेकिन जैसे देश आज़ाद हुआ उस समय सरकार प्राइवेट चीज़ों को अपने हाथ में लेना चाहते थे, क्योंकि जैसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक प्राइवेट कंपनी बन के आई थी, तो नेहरू को जो उस समय थे प्रधानमंत्री, उनको ऐसा लगता था कि नहीं, हमें बहुत सारी चीज़ों को अंडरटेकिंग रख लेना चाहिए। इसी कड़ी में उन्होंने एयर इंडिया को एक्वायर कर लिया, राष्ट्रीयकरण कर दिया, जिसका नाम हो गया नेशनलाइजेशन। नेशनलाइजेशन 2 चरण में हुआ एयर इंडिया का। सबसे पहले 1947 जैसे देश आज़ाद हुआ 49%, उसके बाद 1953 में 100% एक्विजिशन हो गया गवर्नमेंट से। देखिए, जब किसी चीज़ को गवर्नमेंट खरीद लेती है तो राष्ट्रीयकरण कहते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट के पास अपना पैसा नहीं होता है, राष्ट्र का पैसा होता है, नेशन वेल्थ होता है उसके पास। जैसे हमारी कोचिंग है, अगर गवर्नमेंट एक्वायर करेगी तो पूरा पहले वैल्यूएशन निकालेगी, हाँ इस कोचिंग में इतना खर्चा है, इतने स्टाफ है, इतने तरह तरह के सामान, पैनल, कैमरा, ये सब लगे हैं, उसको एक्वायर कर लेगी, तो हमारी कोचिंग हो गई राष्ट्रीयकरण। तो गवर्नमेंट जब किसी प्राइवेट चीज़ों को उसका पैसा दे देती है कि लो भैया इतना तुम्हारा वैल्यूएशन हुआ और ये कंपनी हमें दे दो, तो वो चीज़ें हो जाती है राष्ट्रीयकरण। सरकार ने बैंकों का भी राष्ट्रीयकरण किया था, एयर इंडिया का भी राष्ट्रीयकरण हो गया। इसी के साथ टाटा एयरलाइन जो हो गई थी वो एयर इंडिया हो गई और ये पूरी तरह से गवर्नमेंट के हाथ में चली गई। अब जानते हैं गवर्नमेंट के हाथ में जाने के बाद यहाँ पे अधिकारी लोग का बोलबाला हो जाता है और धीरे धीरे एयर इंडिया के बुरे दिन चालू हो गए। और एयर इंडिया देखते देखते 70 सालों में इतना बुरा हाल हो गया कि प्रतिदिन एयर इंडिया को 20 करोड़ का लॉस लगता था। प्रतिदिन 20 करोड़ का लॉस हो गया। इतना हालत खराब हो गया एयर इंडिया क्योंकि इसको हैंगर में रखने का भी पैसा नहीं निकलता था। गाड़ियाँ जो एयरलाइन जहाँ रहती हैं मेंटेनेंस वगैरह के लिए, उसे हैंगर कहते हैं, उसका चार्ज देना पड़ता है। बहुत डिफिकल्टीज में चली गई एयर इंडिया। तो गवर्नमेंट ने देखा कि इतना लॉस उठाने से बेहतर है इसकी बोली लगा के इसे हैंड ओवर कर दिया जाए। तो टाटा के लिए ये एक अपॉर्चुनिटी था अपनी खोई हुई संपत्ति वापस लेने की। 18,000 करोड़ की बोली लगाकर टाटा ने इसे एक्वायर कर लिया, इसके पूरे फ्लीट यानी पूरे बेड़ा को एक्वायर कर लिया। 70 साल के वनवास के बाद जो JRD टाटा से एयर इंडिया को लिया गया था, वापस रतन टाटा को एयर इंडिया पूरे फ्लीट के साथ उसे लौटा दिया गया। एक लंबा वनवास काटना पड़ा एयर इंडिया को वापस आने के लिए और ये गवर्नमेंट का बहुत सही डिसीजन था। एयरलाइंस एक प्रीमियम सेक्टर होती है। गवर्नमेंट को कोशिश करना चाहिए कि जो मिडिल क्लास या लोअर तबका है उसकी ज़रूरतों की चीज़ों को अपने हैंड ओवर मिले। जो प्रीमियम कैटेगरी की चीज़ें हैं वो प्राइवेट ही उसे अच्छे से हैंड ओवर कर पाते हैं, उसे अच्छे से डील कर पाते हैं। इस तरह से गवर्नमेंट ने एक अच्छा डिसीजन लेते हुए अपने सर से क्या ज़रूरत है बोझ लेने का, इतना घाटा हो रहा है, और रतन टाटा को सौंप दिया गया। अब जैसे टाटा एयरलाइंस एयर इंडिया टाटा के हाथों में आती है, अब इसको पुनः रिफॉर्म करने की तैयारी शुरू हो जाती है। और इसी क्रम में दुनिया के एविएशन की हिस्ट्री में सबसे बड़े एयरक्राफ्ट का ऑर्डर प्लेस किया जाता है 470 जहाज़ों का। हालांकि इससे पहले अमेरिकन एयरलाइन ने 450 जहाज़ों का ऑर्डर एक बार में दिया था 2011 में, लेकिन 2023 में 470 विमान का दिया गया। लगभग 80 से 100 बिलियन डॉलर की ये डील है। इस डील में 2 कंपनियों के पास ये डील जा रही है। पूरी दुनिया में 2 कंपनी सबसे ज़्यादा एयरक्राफ्ट बनाती है कॉमर्शियल सेक्टर में, एक बोइंग बनाती है, दूसरा एयरबस बनाती है। इन 470 विमानों में से 220 विमान बोइंग को ऑर्डर किए गए हैं और 250 विमान एयरबस को ऑर्डर किए गए हैं। यानी यह बाजी एयरबस के पलड़े में भारी है थोड़ा सा। देखिए, बोइंग के जहाजों को जितना देखेंगे उसकी नंबर सीरीज 7 से स्टार्ट होगी। 737, 747, 777, 787। जब भी इस कोड का दिखेगा तो वो जहाज समझिएगा बोइंग का है।
और एयरबस की जहाजें ए से शुरू होती है, 3 से स्टार्ट, A3 19, 20, 21, A3 350, A380 सबसे बड़ी जहाज है ये A380, ये अभी तक का मतलब कॉमर्शियल लेवल का है जिसमें पैसेंजर को ले जाया जाता है। तो एयरबस की शुरुआत A390, 20, 21 ऐसे होती है, बोइंग की इस टाइप से होती है। और भी बहुत सारे डिफरेंसेज हैं इन दोनों जहाजों में। अंतर देखने के लिए अगर देखेंगे तो ये ज्यादा एरोडायनामिक है, इसका थूथूर ज्यादा ऐसे निकला होता है, जबकि एयरबस का थोड़ा सा गोल टाइप का निकला होता है। और भी कई अंतर होते हैं, इसके जो इंजन होते हैं वो जमीन से काफी करीब होते हैं बोइंग के, जबकि एयरबस के इंजन जमीन से ज्यादा ऊंचाई पर फिट किए जाते हैं। और भी इसका देखेंगे, इसका जो लास्ट का ये जो विंडो होता है वो इस शेप में होता है, जबकि एयरबस का एक सिम कार्ड के इसमें होता है। ये एक कॉस्मेटिक चेंजिंग है जिसे आप बाहर से देख के बता सकते हैं जहाज बोइंग का है कि एयरबस का। इंजन नीचे थुथुर निकला हुआ बोइंग का, गोल टाइप का है तो एयरबस का है। इन दोनों में सबसे फेमस जो है वो बोइंग में है 737, दुनिया में सबसे ज्यादा बेचा गया तो 737। ये छोटे से रनवे पे उतर सकता है, 180 से 200 की कैपेसिटी होती है। और एयरबस में A320, ये भी छोटे रनवे पे भी उतर सकता है, छोटे जहाज छोटे बड़े किसी भी रनवे पे, और इसकी भी कैपेसिटी 180 से 200 पैसेंजर के बीच की होती है। तो ये सबसे ज्यादा फेमस है दुनिया में। अभी देखिएगा बोइंग की पहचान चौकीला, ऐसे चौक निकला रहता है इसका थुथुर, इसका क्या रहता है गोल। एक और चीज होता है, इसके जो नोज व्हील के पास कवर बड़ा नहीं रहता है, इसके नोज व्हील के पास ये बड़ा सा कवर होता है। तो कुछ चीजें हैं कॉस्मेटिक जिसमें आप देख सकते हैं। अभी इन्हीं दोनों को ऑर्डर किया गया है, बोइंग और एयरबस को। इनके मैन्युफैक्चरिंग में 10 से 12 साल का लगेगा। ऐसा नहीं है कि अभी टाटा ने ऑर्डर किया अगले दिन से बन के आ जाएगा। पापड़ नहीं छानना है, जहाज बनना है। इसके इंजन कहीं और बनते हैं, पार्ट पुर्जे कहीं और बनते हैं यहाँ पे, तो इसको काफी मेहनत होगा। रोल्स रॉय इंजन, मेनली रोल्स रॉय इंजन बनाती है। इंजन के मैन्युफैक्चरिंग में रोल्स रॉय का एक दबदबा है। रोल्स रॉय कंपनी ब्रिटेन की है, वहां से इंजन होगा, वहां के लोगों को रोजगार मिलेगा। एयरबस फ्रांस की कंपनी है, वहां पे एयरबस बनेगी, वहां के लोगों को रोजगार मिलेगा। बोइंग यूएस की कंपनी है, वहां पे रोजगार मिलेगा। बोइंग में एक और चीज देखिएगा, बोइंग के कुछ जहाजों में ये हम्प निकला होता है, ये हल्का सा उठा रहता है। एक्चुअली इसकी कहानी ये है कि ये यूएस एयरफोर्स के लिए बनाया जा रहा था, मिलिट्री एयरक्राफ्ट, लेकिन बोइंग से ऑर्डर ये हट के लॉकहीड मार्टिन के पास चला गया। तो बेसिकली इसे इसलिए उठाया गया था ताकि आगे से कार्गो लोड किया जा सके। बाद में इतना हैवी खर्चा हुआ था तो बोइंग ने इसे कॉमर्शियल एयरलाइन बना के मिलिट्री की जगह पे आम पब्लिक के लिए सौंप दिया। तो ये पूरी ओवरऑल की ये डील है। अब एयर इंडिया जो है उसके पास पहले से विस्तारा एयरलाइंस थी, इन दोनों को मर्जर किया जा रहा है। ये मर्जर पूरी दुनिया में बहुत बड़ा प्रभाव छोड़ेगा। विस्तारा एयरलाइन टाटा और सिंगापुर का एक ज्वाइंट वेंचर है। इसकी शुरुआत 2015 में हुई थी। इसमें टाटा का 51% हिस्सेदारी था और सिंगापुर एयरलाइंस की 49% हिस्सेदारी से ये विस्तारा चल रही थी। जो लोग विस्तारा में सफर किए होंगे उन्हें पता होगा ये काफी प्रीमियम सर्विस देती है। इसको ऐसा लगता है कि हाँ फुल सर्विस एयरक्राफ्ट है। फुल सर्विस एयरक्राफ्ट उसे कहा जाता है। हालांकि एयर इंडिया भी फुल सर्विस एयरक्राफ्ट है, मतलब इसमें बिजनेस क्लास भी रहेगा, वीआईपी सीट, इकोनॉमिक भी रहेगा, प्रीमियम इकोनॉमी भी रहेगा, मतलब हर तरह की सीटिंग रहेगी यहाँ पर। तो इसकी फैसिलिटीज काफी बेहतरीन थी। एयर इंडिया की भी बेहतरीन थी, सरकारी हाथ में गया था तो गड़बड़ा गया था। अब इन दोनों का मर्जर कर दिया गया, दोनों का आपस में मर्जर कर दिया गया। मर्जर से ये हुआ कि ये छोटी एयरलाइन थी, इसका मर्जर बड़ी एयरलाइंस में हुआ। टाटा इसमें भी था, टाटा इसमें भी था। अब बात तक जाती है सिंगापुर एयरलाइन की, क्योंकि सिंगापुर एयरलाइन की हिस्सेदारी इसमें थी। डायरेक्ट आप बिना पूछे मर्जर नहीं कर सकते। तो सिंगापुर एयरलाइन का कहना था कि भैया एक काम करो, हमसे 2000 करोड़ और ले लो। तो सिंगापुर एयरलाइन मर्जर के बाद इसमें 2000 करोड़ रुपए और डालेगा और एक बड़ी एयरलाइन यानी एयर इंडिया में सिंगापुर एयरलाइन की हिस्सेदारी 25% हो जाएगी और टाटा की हिस्सेदारी 75% हो जाएगी। सिंगापुर एयरलाइन भी बहुत बेहतरीन फैसिलिटी के लिए जाना जाता है। तो ये मर्जर के बाद अब ये हाल हो जाएगा एयर इंडिया के पास। इससे कई फायदे होंगे। देखिए, दो अलग अलग एयरलाइन के कर्मचारी कभी एक दूसरे में ओवरलैप नहीं कर सकते। तो होता क्या था कि मान के चलिए ये वाला है विस्तारा का और ये है एयर इंडिया का। अब इसमें जहाज आने वाली है 10 बजे और इसकी जहाज आने वाली है 9 बजे। तो 9 बजे इसका पूरा स्टाफ बिजी हो जाएगा और इसका वाला टुकु टुकु देखेगा या मेरी जहाज तो 10 बजे आने वाली है। तो लगेज काउंटर पे कोई पूरा बिजी है और कोई फुल टू एकदम खाली बैठा है। तो अगर दोनों एक साथ मर्ज हो जाएंगे तो दोनों एक साथ वर्क करेंगे, इससे कॉस्टिंग भी बचेगी, अलग सैलरी इनको ना देने की, एक ही से क्या हो जाएगा, दोनों के हेल्प हो जाएंगे, एक साथ काम हो जाएगा। इसके अलावा अन्य सारे स्टाफ में देखेंगे बचे। बोर्डिंग काउंटर पे क्या है कि अगर विस्तारा की बोर्डिंग हो रही है तो एयर इंडिया वाला चुपचाप देखेगा मुंह। तो ये इसका हेल्प नहीं कर सकता, इसका नहीं कर सकते, क्योंकि सबके ड्रेस अलग होते हैं, सबके अलग होते हैं, कंफ्यूज हो जाएंगे यात्री सभी से। तो अभी मर्जर से क्या हो जाएगा, स्टाफ भी कम स्टाफ मिलके, दोनों के स्टाफ मिलके ज्यादा वर्क कर सकते हैं। यहाँ पर बसेज क्या होती हैं, सारे एयरलाइंस की अलग अलग बसेज होती हैं। तो अब
विस्तारा की अलग, एयर इंडिया की अलग। मर्जर करने से दोनों को फायदा हो जाएगा, कॉस्ट कम आएगी, और भी क्या है, मेंटेनेंस मशीनरीज में ज़्यादा कम खर्चा। जो पुश बैक एक ट्रक होता है, जहाज पीछे नहीं जाती है अपने इंजन के, हालांकि जा सकती है लेकिन इंजन पे बुरा असर पड़ता है, इसलिए उसको ढकेल के पीछे करना होता है। तो अलग अलग एयरलाइन अपने लिए पुश बैक मशीन रखती है, अलग अलग पैसेंजर को चढ़ाने लोड करने के लिए, खाने पीने के सामान लोड करने के लिए, लगेज चढ़ाने लोड करने अनलोड करने के लिए। तो अलग जितनी एयरलाइंस अलग अलग रहेंगे, विस्तारा अलग, एयर इंडिया अलग। तो क्या है कि एक ही चीज़ के लिए 2 बार खर्च करने पड़ेंगे। ऐसे क्या है कि मर्ज कर दिया गया, एक ही से काम हो जाएगा, दोनों का इसमें फायदा हो जाता है। सफाई कर्मचारी सबके अलग अलग होते हैं, मर्जर के बाद सबके सफाई जरूरी होता है। दोनों का जब मर्जर हो जाएगा तो पायलट भी हैं, इसके पायलट इसको उड़ा सकते हैं, इसके पायलट इसको उड़ा सकते हैं। दोनों का मर्जर होने से ये फायदा है। केबिन क्रू इसके भी, दोनों के मर्ज हो जाएंगे। इस मर्जर और 470 प्लेन के डील से जो सबसे बड़ा फायदा हुआ है वो ये हुआ है कि टाटा अब इंडिया में ही एक एरोनॉटिक्स एकेडमी डालेगा, जहां पायलटों को ट्रेनिंग दी जाएगी, क्योंकि इतने ज़्यादा पायलट्स की जरूरत पड़ेगी। एक जहाज पर लगभग 12 पायलट की जरूरत होती है, तो लगभग 6000 पायलट की जरूरत तो इनको टाटा को ही पड़ने वाली है। तो 6000 पायलट की जरूरत पड़ेगी, तो दूसरी जगह भेज के सिखाने की क्या जरूरत है, इंडिया में ही एक एकेडमी डाल दीजिए, साथ में एक मेंटेनेंस सेंटर डाल दिया जाएगा, क्योंकि भारी भड़कम जहाज है, यहीं पे इंजीनियर रहेंगे, अपना मेंटेनेंस करेंगे। तो मेंटेनेंस और एविएशन में काफ़ी ज़्यादा इसमें कॉस्ट कटिंग होगी, और एयरलाइंस में कॉस्ट कटिंग रहना जरूरी है, क्योंकि इसमें फ्यूल कंजम्पशन बहुत ज़्यादा होता है, तो हर जगह से आपको कॉस्ट कटिंग करनी पड़ती है। इससे कर्मचारी भी बचेंगे, दोनों के मर्जर से कई सारे कर्मचारी, चाहे वो मेंटेनेंस हो या ग्राउंड फोर्स की स्टाफ हो, इससे फायदा एक और होगा, ज़्यादा से ज़्यादा रूट कवर होगा। छोटे से छोटे गाँव तक में भी, मतलब छोटे से छोटे शहर तक में भी एयरलाइंस अगर संख्या ज़्यादा रहेगी तो उसे पहुँचने में आसानी हो जाएगी। अब देखिए, एक जहाज जो होती है उसमें कई सारे वर्कर काम करते हैं, तो टाटा जो 470 प्लेन का ऑर्डर प्लेस किया है, इसके लिए 65,000 लोगों की जरूरत पड़ेगी। तो 65,000 लोगों को तो डायरेक्ट इसने रोजगार दे दिया, यानी 65,000 घरों का चूल्हा जलेगा इस एक डील की वजह से। एक जहाज पे अगर आप 12 पायलट लेते हैं तो अलग अलग एयरलाइंस का अलग अलग है। हम लोग एक तुलनात्मक अध्ययन करके देखते हैं। इंडिगो एक जहाज को ऑपरेट करने के लिए 95 स्टाफ को रखता है, इसमें पायलट, क्रू और ग्राउंड फोर्स सब शामिल है। 95 ऐसे समझिए, क्योंकि इंसान की कैपेसिटी तो 8 घंटे ही काम करने की है, मशीन की कैपेसिटी तो 24 घंटा उड़ाओ भैया उसको। एक सुबह की भी फ्लाइट है, रात में भी फ्लाइट है, तो इस 95 को आप 3 स्लॉट में बांट सकते हैं, 8-8 घंटा करके, यानी 30-30 के स्लॉट में 3 स्लॉट इसको रखेगा। आप ऐसे ओवरव्यू में समझिए कि एक बार में 95 नहीं रहते। अगर कोई जहाज है, सुबह 9 बजे उतरा, फिर इसकी एक अगली फ्लाइट रात 2 बजे तक है, तो जो स्टाफ सुबह 9 बजे ड्यूटी पे आया था उसको आप रात 2 बजे तक नहीं रखेंगे ना, उसके लिए एक अलग स्लॉट रखेंगे। तो ये 95 क्या है ना, इसमें स्लॉट भी बटे होते हैं। लेकिन इतना माइंड मेकअप करके इंडिगो चलती है कि उसके पास एक एयरक्राफ्ट है, 95 एवरेज स्टाफ लेके चलती है। वहीं एयर इंडिया 141 लोगों को लेके चलती है, उसके हिसाब से इतने चाहिए। कतर एयरवेज जो है उसमें 133 लोगों की जरूरत होती है एक फ्लाइट के हिसाब से, ठीक है। जबकि अच्छी सुविधा देने के मामले में एमिरेट्स और एतिहाद पूरी दुनिया में फेमस है कि एमिरेट्स में 231 क्रू मेंबर की टोटल इसमें जरूरत पड़ती है, 231। एतिहाद के लिए 211। पाकिस्तान एयरलाइन पीआईए के लिए एक जहाज ऑपरेट करने के लिए 550 लोग। भैया अच्छा ट्रेनिंग दो, अच्छे लोगों को रखो, ज्यादा काम करेंगे सब। भ्रष्टाचार कितना ज्यादा है किसी देश में, आप आइडिया लगा सकते हैं। तो पाकिस्तान में अभी इसके ऊपर इंक्वायरी हुई थी, तो अभी इन लोगों ने भी घटाया कि भैया दुनिया के इतने अच्छे अच्छे जहाजों को उड़ाने के लिए इतने कम लोग मिलकर अच्छे से उड़ा दे रहे हैं, तुम लोग क्या कर रहा है जो इतने जरूरत है। भ्रष्टाचार समझते हैं, आज उसकी दुर्दशा इसी वजह से हुई है। करप्शन किस हाई लेवल पे गया है जिसका कोई हद नहीं। पता नहीं क्या कर रहे थे उसके एविएशन वाले, ये सब चीज नहीं देख रहे थे। देखिए, इस डील में 2 तरह के जहाजों को शामिल किया गया है, वाइड बॉडी एयरक्राफ्ट और नैरो बॉडी। वाइड बॉडी मतलब चौड़े जहाज, नैरो मतलब पतले। नैरो जहाज में बीच में बस एक रास्ता होता है, 3 सीट इधर 3 सीट इधर होती है, यानी 6 सीट होती है। ए बी सी डी ई एफ, यहाँ से बाईं ओर से शुरू होता है, ए से उधर एफ तक जाता है। वही वाइड बॉडी में चौड़े एयरक्राफ्ट होते हैं, उसमें 2 रास्ते होते हैं, एक रास्ता ये हो गया, एक रास्ता ये हो गया। इसमें कुछ सीटें इधर होती है, कुछ बीच में होती है, कुछ उधर होती है। अब ये एयरलाइंस की अपनी सीटिंग अरेंजमेंट के हिसाब से अपना सेट करते हैं, बट ये चौड़ी होती है, ये पतली होती है, ठीक है। दुनिया में ज्यादा ये नैरो बॉडी ही चलती है, लेकिन जब लंबी दूरी तक जाना होता है तो वाइड बॉडी एयरक्राफ्ट को प्रीफर किया जाता है। कुछ लोगों का कहना है कि विस्तारा ज्यादा सुविधा देती थी एयर इंडिया के तुलना में। देखिए, एयर इंडिया सुविधा बहुत अच्छी देती थी, बशर्ते ये सरकारी हाथ में चली गई थी। अब विस्तारा का मर्जर इसमें क्यों कर दिया गया, जिसके रीजन है
एयर इंडिया के पास रूट ज़्यादा है, फैसिलिटी ज़्यादा, एयरक्राफ्ट ज़्यादा। ये अभी नई एयरलाइंस थी और छोटी है, हालांकि इसने बहुत कम समय में बहुत अच्छी बुलंदियां हासिल करी। इससे एक और प्लस पॉइंट है एयर इंडिया के साथ, एयर इंडिया स्टार एलायंस का ग्रुप है। देखिए पूरी दुनिया में एयरक्राफ्ट की अपनी एक लॉबिंग चलती है, गुटबाजी चलती है, ग्रुप चलती है, जिसमें सबसे बड़ा ग्रुप जो है वो स्टार एलायंस का है। स्टार एलायंस में 26 एयरक्राफ्ट कंपनियां आती हैं अलग अलग। ये दुनिया में 3 ग्रुपों में सबसे बड़ा एक ग्रुप है वन वर्ल्ड, एक ग्रुप है स्काई टीम, उसमें सबसे प्रीमियम ग्रुप जो होता है उसको कहा जाता है स्टार एलायंस। स्टार एलायंस की फ्लाइटें इंटरनेशनली ज़्यादा रूट कवर करती हैं, उन्हें लंदन, न्यूयॉर्क, वाशिंगटन जैसे एयरपोर्ट पे इजीली स्लॉट मिल जाता है, जिससे कि वो वहाँ पे लैंड कर सकते हैं, इजीली सुविधाएं मिल जाती हैं। इस स्टार एलायंस के 26 एयरलाइंस के ग्रुप में एकमात्र इंडियन कंपनी एयर इंडिया है, बाकी इंडिया की कोई कंपनी नहीं है किसी ग्रुप में यहाँ पे। तो ये बड़ा प्लस पॉइंट होता है कि इंटरनेशनल रूट कवर करने में एयर इंडिया को आसानी होती है। और एयर इंडिया स्टार एलायंस के ग्रुप में 2014 में शामिल हुआ था, इसलिए जो लोग फ्लाइट में सफर किए होंगे वो देखिएगा एयर इंडिया के जहाज के आगे ये लोगो मिलेगा। देखिए इसके थुतुर के पास देखिए ये छोटा सा लोगो दिख रहा है, ये स्टार एलायंस का नहीं दिख रहा है, यहाँ देखिए ये ग्रुप, ये लोगो जो है स्टार एलायंस का है। स्टार एलायंस, स्टार एयरलाइन मत सोच लीजिएगा, ये तो जहाज की वो दूसरा कंपनी है। ये ग्रुप का नाम है स्टार एलायंस, ये एलायंस है ग्रुप, और ये स्टार एयर है, इसको तो एक अलग कंपनी है। तो आप एयर इंडिया के जहाज़ों पे देखेंगे, इससे क्या है इंटरनेशनल रूट कवर करने में ईजी हो जाता है। तो एयर इंडिया से फ़ायदा ये होगा एयर इंडिया और विस्तारा को मिलाने से, क्योंकि विस्तारा की फैसिलिटीज अच्छी थी, उसमें बिजनेस क्लास भी बहुत बेहतरीन था। लंबी दूरी करने के लिए बिजनेस क्लास ज़्यादा प्रीफर किया जाता है, मतलब बिजनेस क्लास प्रीमियम लोगों के लिए होता है। हालांकि इकोनॉमी में ऐसे सीट दे दिया जाता है नॉर्मल बैठने के लिए सब में। इंडिगो देखिएगा तो इकोनॉमी में केवल उसमें सारा का सारा इकोनॉमी ही है, सारा सीट ऐसा ही मिलेगा आपको, इस टाइप का बिजनेस सीट नहीं मिले। हालांकि इकोनॉमी से ये 3 से 4 गुना महंगा होता है, ये ज़्यादा महंगा होता है, क्योंकि इसमें ना सीटिंग कैपेसिटी भी 3 की जगह 2 ही बैठाता है, गद्दादार सीट देता है बढ़िया से। तो काफ़ी फैसिलिटीज अब दोनों को मर्जर करने से हो जाएगी, जिससे कि इंटरनेशनल रूट को कवर किया जा सकता है। तो स्टार एलायंस का ग्रुप होने से सबसे बड़ा जो फ़ायदा होगा एयर इंडिया को, वो ये फ़ायदा होगा कि इंटरनेशनल रूट को कवर किया जाएगा। इंटरनेशनल रूट को देखिएगा तो इंडिया का वहाँ दबदबा बहुत कम है। वहाँ पे थाई एयरवेज है, एहतियात है, एमिरेट्स है, ब्रिटिश एयरवेज है, अमेरिकन एयरलाइन, इन लोग का दबदबा है। हम लोग का डोमेस्टिक में दबदबा है, डोमेस्टिक में, लेकिन इंटरनेशनल रूट में हम लोग का दबदबा नहीं है। तो इससे क्या है कि इंटरनेशनल रूट में हम लोग को काफ़ी ज़्यादा फायदा मिलने वाला है। इसके अलावा अगर देखिएगा तो इंडिया का डोमेस्टिक मार्केट में जो घरेलू उड़ान है उसमें 56% हिस्सेदारी इंडिगो की अकेले है। वहीं एयर इंडिया ग्रुप की जो 3 एयरलाइंस है, एयर इंडिया, विस्तारा और एयर एशिया, इन तीनों को मिला देंगे तो 24% हिस्सेदारी है। लेकिन इतने बड़े ऑर्डर के बाद टाटा एक लंबी छलांग लेने वाला है। अब भारत में एयरलाइंस के बीच में कंपटीशन होगा, कंपटीशन हो अच्छी बात है, सर्विस अच्छी मिलेगी, फैसिलिटीज अच्छी मिलेगी, ज़्यादा से ज़्यादा किराए में कमी आएगी, एक आम इंसान भी सफ़र, हवाई सफ़र को अच्छे से कर सकता है। अब टाटा की एयर इंडिया अगर इतना बड़ा ऑर्डर कर रही है तो जो इंडिया में सबसे बड़ी घरेलू उड़ान को इंडिगो देखती है वो शांत तो बैठेगी नहीं। इंडिगो की जो शुरुआत हुई थी 2005 में हुई थी, उन्होंने 100 जहाज़ का ऑर्डर दिया था, 2011 में 180, 2016 में 400 जहाज़ों का, 2020 में 300 जहाज़ों का ऑर्डर दिया था। अभी इसमें से आधे जहाज़ यहाँ हैं, अभी आधा आना बाकी है। यानी एयर इंडिया की तो जहाज़ों का आना ही चालू होगा 2030 के आसपास में, उसके पहले एयर इंडिया की ये सारी जहाज़ें आने लगेंगी। और अभी खबर ये आ रही है कि एयर इंडिया को देखकर इंडिगो एयरलाइंस भी, जो ये सारी जो इंडिगो की एयरलाइंस है, इसने भी अभी लगभग 500 और जहाज़ों का, नए जहाज़ों का ऑर्डर का मन बना लिया है। और अगर ये रियलिटी में हो जाता है तो पूरी दुनिया के एविएशन में भारत का दबदबा हो जाएगा। क्योंकि अब ये क्या है ना, इंडिगो भी तो शांत बैठने वाला नहीं है। इंडिगो क्या कर रहा है, ये अपने नए रूट्स को आगे कर रहा है। वर्जिन एयरलाइंस के जो रिचर्ड ब्रेंसन है, उन्होंने कहा था कि अगर आपको बहुत जल्दी करोड़पति बनना है तो अरबों रुपए के साथ, मतलब एक हैवी कैपिटल के साथ आपको एयरलाइंस इंडस्ट्री चालू करना चाहिए। क्योंकि एयरलाइंस में वही जो जी सकता है जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसा है। बहुत खर्चीला इंडस्ट्री होता है ये एयरलाइंस इंडस्ट्री यहाँ पर। अब देखिए भारत में क्या है, आज की ये कंपनियाँ इतने जहाज़ों को क्यों खरीद रही हैं? इतनी ज़्यादा जहाज़ों को खरीदने के रीजन भी है भारत सरकार का उड़ान योजना। भारत सरकार बहुत सारे नए एयरपोर्ट को बढ़ावा दे रही है और लगभग 90,000 करोड़ रुपए से नए नए एयरपोर्ट को बनाया जा रहा है, जिसमें सबसे बड़ा बनाया जा रहा है नोएडा के जेवर एयरपोर्ट को। अभी लंबा समय लगेगा उसमें, 90,000 करोड़ रुपए जब इन्वेस्ट किया जा रहा है।
और अभी भारत में घरेलू उद्योग में, घरेलू उड़ान में केवल 5% लोग जो हवाई जहाज का सफर करते हैं, 5%। सोचिए अगर 5% सफर करते हैं तो ये हाल हो रहा है। जिस दिन अगर ये 15 से 20% सफर होने लगेगा, अगर ज्यादा एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी हो जाएगी, अच्छे एयरपोर्ट, अब जैसे पटना एयरपोर्ट जैसे नहीं 9000 फीट रनवे होना चाहिए, 7000 है यहाँ पे, बहुत खतरनाक एरिया है यहाँ पे, उतना ध्यान नहीं दिया जाता है बिहार को। तो अगर ज्यादा से ज्यादा लोग सफर करने लगेंगे तो इससे ज्यादा एयरलाइंस को मुनाफा होगा। टाटा की एयर इंडिया सिंगापुर के साथ टाई अप कर रही है, सिंगापुर एयरलाइंस के साथ। वहीं इंडिगो जो है टर्किश एयरलाइन के साथ ऐसा टाई अप कर रही है। आखिर इस टाई अप के पीछे मेन रीजन क्या है समझिए। ये लोग बड़ी खुशहाली में खुश हो रहे हैं लोग, अभी इन लोग को समझ में नहीं आ रहा मेन क्या चीज चल रहा है यहाँ पे। ठीक है, टाटा सिंगापुर के साथ टाई अप कर रही है, इंडिगो टर्किश एयरवेज के साथ टाई अप करी। इसका मेन रीजन समझिए, सिंगापुर का इस एरिया में दबदबा है, सिंगापुर एयरलाइन का इस एरिया में दबदबा है। टाटा के टाई अप से ये मार्केट पूरी तरह से कब्जा हो जाएगा, एशिया वाला। वहीं अगर आप बात करेंगे टर्किश एयरवेज की, टर्किश एयरवेज की यूरोप और अमेरिका में दबदबा है। इंडिगो के इसके टाई अप होने से पूरी देख रहे हैं पूरी दुनिया में इंडियन जहाज का दबदबा हो जाएगा। इन्हें लग रहा है कि हमारे यहाँ से जहाज खरीदा गया बोइंग, इनको लग रहा है इनके यहाँ से एयरबस खरीद लिया गया। ये इंग्लैंड वाले खुश हो रहे हैं कि रोल्स रॉय का इंजन का, अरे भैया एक के बार ना खरीदा गया, खरीदाया तो एक के बार, उड़ेगा दिन में 20 बार। और जब उड़ेगा तो इन लोगों की जो एयरलाइंस की कंपनी मार, ब्रिटिश एयरवेज, अमेरिकन एयरलाइन, इन लोग का दबदबा अब कम हो जाएगा यहाँ पर। इससे बहुत बड़ा चेंजिंग देखने को मिलेगा ग्लोबल एविएशन मार्केट में। आई होप आप उसे समझे होंगे। अभी नेपाल में जो विमान दुर्घटना हुआ था उसकी भी जांच रिपोर्ट आ गई। वो विमान क्यों दुर्घटना हुई थी, एक पायलट की छोटी सी गलती से इतने लोगों की जान चल गई, इसको भी हम समझेंगे लोग अभी उसको नेक्स्ट वीडियो में। अभी आप लोग का एनसीईआरटी का ओल्ड एनसीईआरटी और न्यू एनसीईआरटी इसके भी एक हफ्ते के अंदर बैच आ जाएंगे।